हाय गाइज, वेलकम बैक टू अफेंडर एकेडमी। लेक्चर 28 जो है हमारा हिस्ट्री ऑप्शनल कोर्स का, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक 4 जो मेगालिथिक कल्चर हमारा चल रहा है, जिसमें अब तक हम 3 पार्ट जो डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो पार्ट होगा वो होगा 4th पार्ट। और इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? इसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में, जो कि हमारा मतलब जो नेक्स्ट टॉपिक था सबसिस्टेंट पैटर्न में। फिर उसके बाद जैसे कि मैंने कहा था, जो टॉपिक होगा हमारा मेगालिथिक्स जो है ना, या फिर मेगालिथ्स जो है, इनके जो टाइप्स हैं इनको भी आज डिस्कस कर लेंगे। वैसे इंपॉर्टेंट तो नहीं है ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और प्रीलिम्स में भी कोई सवाल अब तक आया नहीं है, लेकिन फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो लेक्चर होगा, इसके बाद हमारे बस शायद एक लास्ट लेक्चर आएगा, जिसमें हम जो हमारा मेगालिथिक कल्चर है उसको कंक्लूड कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो सिलेबस आपको पता होना चाहिए, बार बार हम डिस्कस कर चुके हैं सिलेबस को। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पास्टोरल एंड फार्मिंग कल्चर आउटसाइड द इंडस, डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी लाइफ, ये हमारा हो चुका है। सेटलमेंट पैटर्न्स वगैरह आज हम डिस्कस करेंगे। फिर एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट किस तरीके से हुई थी, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। क्राफ्ट वगैरह के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। पॉटरी वगैरह के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। अभी हमारा जो बच रहा है वो आयरन इंडस्ट्री, जो कि हम सेपरेट डिस्कस करने वाले नेक्स्ट लेक्चर में, फिर वो हमारा लास्ट लेक्चर होगा। तो सिलेबस आपको पता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 3 जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जो वो हमने डिस्कस किए थे फर्स्ट लेक्चर में, तो वो आपको पता होगी। अभी लास्ट लेक्चर जो आया था हमारा, मतलब लास्ट जो भी लेक्चर थे 2-3, उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया। तो हमने ये टॉपिक डिस्कस किया, फिर मेगालिथिक्स जो है ना, मेगालिथिक कल्चर, इसका इंट्रोडक्शन दिया। फिर उसके ओरिजिन के बारे में देखा, डेट देखा, जोग्राफिकल एक्सटेंट देखा, एग्रीकल्चर के बारे में देखा, पास्टोरलिज्म के बारे में देखा, हंटिंग एंड फिशिंग। तो बेसिकली ये क्या है, एग्रीकल्चर से लेकर टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट तक, ये है इनकी सबसिस्टेंट स्ट्रेटेजी। और इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, हमने क्वेश्चन देखे थे। तो आज हमारा क्या होगा? आज हमारा होगा ट्रेड एंड कॉमर्स के ऊपर, या फिर ट्रेड एंड एक्सचेंज नेटवर्क उनका किस तरीके से था, क्या वो एक्सटर्नल या फिर इंटरनल ट्रेड करते थे या नहीं करते थे। तो इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो आपका जो मेगालिथिक कल्चर था ना, अभी यहाँ पे ये जो लोग थे, ये पेनिनसुलर इंडिया में रहते थे, और चारों तरफ जो थी इनके मतलब समंदर था, सी था। एक तरफ है आपका अरेबियन सी और एक तरफ है बे ऑफ बंगाल। तो मैरीटाइम जो ट्रेड था ना, वो जाहिर सी बात है कि वो होगा। तो अभी जो ट्रेडिंग वगैरह में ये लोग इन्वॉल्व थे, इसके एविडेंसेस हमें कहाँ से मिल रहे हैं? तो इनके एविडेंसेस जो है ना, हमें इस तरीके से मिल रहे हैं। हम इस बेसिस पे बोल सकते हैं, या फिर सवाल है ना कि किस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि जो मेगालिथिक जो पीपल थे, या फिर मेगालिथिक कल्चर वाले जो लोग थे, वो ट्रेडिंग वगैरह में इन्वॉल्व थे। तो वहाँ पे नॉन लोकल जो गुड्स है ना, वो मिले। नॉन लोकल मतलब कि जो लोकली बनाए नहीं जाते थे, वो अगर गुड्स किसी कल्चर में, किसी जोन में, किसी एरिया में मिल रहे, इसका मतलब या तो वो इम्पोर्टेड है। अगर वो नहीं बना रहे, मतलब क्या है, इम्पोर्टेड है। तो वहाँ पे आपको बहुत सारे नॉन लोकल जो गुड्स है वो मिलेंगे। एरियाज़ में भी, मतलब जो कल्चरल जो साइट थी, जो लिविंग साइट थी, वो भी, और जो ग्रेव यार्ड थे, मतलब जो उनके मेगालिथ्स थे ना, बड़े बड़े जो मेगालिथ्स उन्होंने बनाए हैं, जिनमें वो चीज़ों को रखते थे मरने के बाद, जो ब्यूरियल अर्न्स वगैरह होते थे वहाँ पे रखते थे। वहाँ पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा जो नॉन लोकल जो गुड्स है वो मिलेंगे, और रोमन कॉइन्स जो है वो भी देखने को मिले थे। तो इस बेसिस पे आप बोल सकते हो कि जो मेगालिथिक कल्चर वाले जो लोग थे, वो क्या करते थे, ट्रेड वगैरह करते थे। अभी ये सवाल है कि किन किन लोगों के साथ ट्रेड करते थे। तो इंटरनल ट्रेड भी था, मतलब कि मेगालिथिक कल्चर वाले जो लोग थे ना, ये आपस में ट्रेडिंग करते थे, मतलब इंट्रा रीजनल और इंटर रीजनल भी ट्रेड था। अभी इंट्रा रीजनल का मतलब क्या होता है, और इंटर रीजनल का मतलब क्या होता है, मैं पहले मतलब जब हमने क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, तब मैंने समझा था इंट्रा रीजनल इंटर रीजनल में क्या फ़र्क होता है। इंट्रा रीजनल मतलब होता है कि विद इन कल्चर जो होता है ना, सिटी टू सिटी या फिर अर्बन टू रूरल एरिया में जो ट्रेड होता है, उसे इंट्रा रीजनल कहेंगे। और इंटर रीजनल मतलब क्या होता है कि ये जो कल्चर होगा मेगालिथिक कल्चर, ये बाहर के लोगों के साथ ट्रेड करेंगे। या फिर जो साउथ इंडियन जो कल्चर था मेगालिथिक कल्चर, वो नॉर्थ इंडियन जो कल्चर था आपका आर्यंस वगैरह, उनके साथ ट्रेड करेंगे। तो ये होगा इंटर रीजनल। तो दोनों तरीके का ट्रेड जो था वो डेवलप था, काफ़ी बढ़िया। तो इसके एविडेंसेस क्या मिले? इसके एविडेंसेस है नॉन लोकल गुड्स का मिलना, रोमन कॉइन्स का मिलना, कार्नेलियम बीड्स का मिलना। क्यों कार्नेलियम बीड्स का मिलना? ये किस तरीके से, मतलब एक तरीके से इंडिकेटर है ट्रेडिंग का। तो कार्नेलियम बीड्स जो है ना, वो एक एक्सचेंज मटेरियल का काम करता था उस वक्त। तो कोस्टल साइड से अगर कार्नेलियम मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि वो ट्रेडिंग वगैरह में इन्वॉल्व थे। और मैरीटाइम ट्रेड जो है काफ़ी फ्लरिशिंग था। ऐसा कहा जाता है कि लेटर फेज में, जब मेगालिथिक कल्चर का लेटर फेज था ना, तब मैरीटाइम ट्रेड जो था काफ़ी फ्लरिशिंग था, अराउंड 600 BC के आसपास। अभी ऐसा किस बेसिस पे बोला जाता है? तो एक तो सबसे पहले कार्नेलियम बीड्स जो मिले कोस्टल साइड में, वो, उसके बाद नॉन लोकल गुड्स मिले कोस्टल साइड में, कोस्टल साइट्स पे, कोस्टल साइड में जो भी है,
फिर इसके बाद जो आपके तमिल और ग्रीको रोमन जो टेक्स्ट है ना, इसमें भी काफ़ी रेफरेंसेस देखने को मिलेंगे। तो इससे आपको साफ पता चला है कि लेटर फेज में जब संगम में स्टार्ट होने वाला था, लास्ट फेज जो था मेगालिथिक कल्चर का, और संगम में जब स्टार्ट होने वाला था, तब जो मैरीटाइम ट्रेड था वो काफ़ी फ्लरिशिंग था। और रोमन कॉइन्स भी यहाँ पे हिस्टोरियंस को रिकवर हुए ग्रेव गुड से। ग्रेव गुड मतलब जो उनके जो दफनाते थे ना, तो मेगालिथ में वो दफनाते थे, तो उसके साथ साथ कुछ वो चीज़ें रखते थे क्योंकि वो आफ्टर लाइफ में वो मानते थे। अभी हम आगे देखेंगे इसको। तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा जो रोमन कॉइन्स वगैरह ना, वो वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इस बेसिस पे बोल सकते हैं कि रोमन के साथ उनका वगैरह ट्रेड जो चलता था। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब सीधा सीधा स्टेटमेंट आ सकता है कि क्या जो मेगालिथिक पीपल थे इनका रोमन के साथ ट्रेड था, तो स्टेटमेंट होगा वहाँ पे। आप मतलब आपको याद रखना है कि रोमन जो है ना, इनके साथ वगैरह ट्रेडिंग का चलता था। तो इस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि ट्रेड काफ़ी अच्छा, मतलब अच्छा खासा डेवलप था, वेल डेवलप ट्रेड वगैरह था। इंटररीजनल भी 3rd सेंचुरी BC में, उसके बाद भी, क्योंकि लैटर फेजेस में, ठीक है, लैटर फेज 3rd सेंचुरी BC उसके बाद। तो रीज़न क्या थे? तो रीज़न तो आम बात है, समझ सकते हो आप। 2 रीज़न थे। एक तो रीज़न ये हो सकता है कि मतलब रीजनल वेरिएशन होता है प्रोडक्शन में। ऐसा तो नहीं होगा जैसे इंडिया, तो इंडिया में अभी साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया, वेस्ट इंडिया, तो या फिर अलग अलग स्टेट है, तो हर स्टेट में हर चीज़ तो बनती नहीं है। तो क्या होते हैं, फिर हम ट्रेड करते हैं, इंट्रा रीजनल ट्रेड करते हैं, या फिर इंटर स्टेट जो है अभी ट्रेड चलता है। तो वैसे ही उस वक्त ट्रेड चलता था, क्योंकि जो वेरिएशन जो था कम्युनिटीज़ के प्रोडक्शन में, गुड्स के प्रोडक्शन में, तो इसकी वजह से इंट्रा रीजनल ट्रेड चलता। तो ये रीज़न होगा इंट्रा रीजनल ट्रेड का। अभी इंटर रीजनल ट्रेड क्यों होता था? अब इंटर रीजनल ट्रेड इसलिए होता था कि कुछ कुछ चीज़ें जो थी, जैसे कि लोकल रॉ मटेरियल होगा या फिर फिनिश गुड्स, वो हो सकता है इनके पास नहीं होगा, इन्हें ज़रूरत होगी। जैसे हड़प्पन वाले भी कुछ कुछ चीज़ें इंपोर्ट करते थे, कुछ कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट करते थे। तो ये एक कारण हो सकता है ट्रेडिंग के, मतलब रीज़न जो है आपको पता होनी चाहिए। तो सेम रीज़न जो आप बता सकते हो जो कि मेगालिथिक कल्चर जो है, मतलब मेगालिथिक कल्चर के जो गुड्स थे ना, ये जो बनाते थे, ये चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहती थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी और आउटसाइड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी। और ये भी एक कारण हो सकता है एक्सटर्नल ट्रेड के या फिर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के डेवलपमेंट के लिए। तो ये हमने डिस्कस किया ट्रेड एंड एक्सचेंज नेटवर्क के बारे में, मतलब किस तरीके से ट्रेड था और किस तरीके से वो एक्सचेंज, मतलब कारण। आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, यहाँ पे सवाल किस तरीके से आ सकते हैं। सबसे पहले सवाल तो ये आपका मतलब पैटर्न पूछ सकते हो कि क्या पैटर्न था। तो आपको बताना है कि इंटरनल ट्रेड था, एक्सटर्नल ट्रेड था, मैरीटाइम ट्रेड जो था वो भी डेवलप था, और क्या एविडेंसेस है, तो ये आप बता सकते हो यहाँ से। उसके बाद जो है रीज़न आपको पता होनी चाहिए। तो रीज़न मतलब काफ़ी शॉर्ट में मैंने बताया, काफ़ी मतलब कंडेंस जो है, या फिर टू द पॉइंट जो नोट्स ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, है ना। तो ठीक है, अभी सबसे मतलब जो अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हिस्ट्री, ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब हो सकता है कभी कोई मतलब जो पेपर सेट करने वाला है उसको अगर काफ़ी ज़्यादा अगर आपके ऊपर दया मया आ गई, तो फिर वो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेंगे कि टाइप्स ऑफ मेगालिथ एक्सप्लेन कीजिए। मतलब ना के बराबर चांसेस है, ऐसे क्वेश्चन अभी नहीं आते हैं, ये क्वेश्चन का ज़माना गया। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो हो सकता है प्रीलिम्स में भी कभी कभी कुछ पूछा जा सकता है, क्योंकि आपको पता है कि सिविल सर्विसेज जो है काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है। यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन, तो कुछ भी पूछ सकते हो। अभी तो ऐसा ही चल रहा है ट्रेंड, तो इसलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। वैसे मैं करने वाला नहीं था ये जो क्लासिफिकेशन वगैरह वाला पॉइंट है, नहीं तो आप मतलब पढ़ के भी समझ सकते हो। ठीक है, कोई बात नहीं। मेगालिथिक जो ब्यूरियल्स वो आपको वेराइटी ऑफ मेथड्स दिखाते हैं फॉर द डिस्पोजल ऑफ डेट्स। मतलब कि जो डेड है ना, डेड बॉडी वगैरह, उसको डिस्पोज करते वक्त वो अलग अलग तरीके से डिस्पोज करते थे। मतलब काफ़ी वक्त था उनके पास, काफ़ी, या तो उनके पास वक्त था, मतलब फुल वो क्या थे बोल सकते हैं हम, इनके पास काम धंधे नहीं थे, मतलब काम वाम कुछ होते नहीं है ना कभी कभी, तो आप क्या होते हो, घूमते रहते हो, है ना। तो ये या तो ये कारण हो सकता है कि उनके पास काफ़ी ज़्यादा वक्त था, इसलिए वो इतने बड़े बड़े पत्थरों से इतनी सारी चीज़ें बनाती थी। एक तो ये रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि काफ़ी वो रिस्पेक्ट करते थे लोगों की, मतलब जो लोग मर जाते थे उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट थी, या फिर काफ़ी मतलब उनके बारे में उनके मन में प्यार वगैरह होगा, डेडिकेशन। तो इतना पैशन और डेडिकेशन के साथ अगर वो इतने बड़े बड़े ब्यूरियल्स मेगालिथ बना रहे हैं, तो 2 ही रीज़न होते हैं। एक तो वो पागल थे, या फिर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट थे, या फिर काफ़ी ज़्यादा केयरिंग थे, लविंग थे अपनी जो रिलेटिव होते हैं उनके प्रति। तो सबसे पहला जो सवाल है ना, ये है कि क्या ये जो जितने भी आपको मेगालिथ देखने को मिलेंगे, मेगालिथिक ब्यूरियल्स मतलब मेगालिथ्स, क्या ये सारे के सारे होमोजीनस थे, मतलब सेम थे? तो नहीं। क्वेश्चन इस बार आया था कि मेगालिथिक कल्चर होमोजीनस था या नहीं था, ये क्वेश्चन था। तो मेंस में था क्वेश्चन, उसको एक्सप्लेन करना था। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, उपिंदर सिंह से सीधा सीधा उठाया गया है, सीधा सीधा स्टेटमेंट उपिंदर सिंह से उठाया गया है। ओके, सो मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में आपको उपिंदर सिंह के किस पेज नंबर से वो क्वेश्चन आया था। तो ये होमोजीनस नहीं थे सबसे पहली बात, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ मतलब
होमोजेनस क्यों नहीं थे, क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल जो फीचर्स है ना वो काफ़ी डिफरेंट थे। कुछ मेगालिथ जो थे काफ़ी बड़े थे, कुछ अलग थे, मतलब स्टेटस के हिसाब से हो सकता है समाज में जो इनइक्वालिटी है वो भी ये शो करते हैं। तो ये देखेंगे आगे किस तरीके से जो मेगालिथ्स है वो हमें सोसाइटी के बारे में बताते हैं जब हम सोसाइटी वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो सम कैटेगरीज है हमारे पास, हिस्टोरियंस ने कुछ कैटेगरीज जो है बनाई है। तो सबसे पहले रॉक कट केव्स। तो रॉक कट केव्स आप देख लो किस तरीके से होती थी। रॉक कट केव्स ज़मीन में मतलब वो खुदाई वगैरह करते थे और फिर इसमें ऐसे जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे होल वगैरह थे और यहाँ पे वो चीज़ों को रखते थे, मतलब जो डेड बॉडीज़ की जो मतलब जलाने के बाद जो बचता है ना राख वगैरह वो वहाँ पे रखते थे। तो रॉक कट केव क्या है, तो दीज आर स्कूप्ड आउट ऑफ सॉफ्ट लैटराइट। सॉफ्ट लैटराइट एक पत्थर होता है लैटराइट, उसको खोद वगैरह मतलब उसको काम वगैरह करके उसके ऊपर थोड़ा छन्नी वन्नी से जो भी होगा उसको वो करते थे और इस तरीके से वो बनाते थे। और ये जो मोस्टली आपको सदर्न पार्ट में देखने को मिलेंगे, सदर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट के मतलब जैसे ये इंडिया है तो इंडिया का ये वेस्ट कोस्ट, तो इस वेस्ट कोस्ट के सदर्न पार्ट पे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा केरला में आपको ये देखने को मिलेंगे, ठीक है। मालाबार रीजन में केरला के ये पेक्यूलियर टू दिस रीजन, और कोचिन और मालाबार रीजन में मिलते हैं, इसलिए बोला कि सदर्न पार्ट में मिलते हैं। और कुछ जो है ईस्टर्न कोस्ट में भी देखने को मिले, कुछ जो है यहाँ पे देखने को मिले ईस्टर्न कोस्ट में, तमिलनाडु वगैरह में, ममलापुरम वगैरह वाला जो एरिया वहाँ पे, ठीक है। तो ये था पहला रॉक कट कल्चर, काफ़ी मतलब रॉक कट केव काफ़ी आसान है। दूसरा हुड स्टोन या फिर केप स्टोन। तो हुड स्टोन को कुड़ैकल बोला जाता है, कुड़ैकल्लू बोला जाता है और इसको टॉपिकल बोला जाता है। तो हैट स्टोन जो है या फिर हैट स्टोन या फिर कैप स्टोन एक ही है, ठीक है। ये मोस्टली केरला में देखने को मिलेंगे, ये इस तरीके से होता है हैट स्टोन, ये हैट स्टोन, कैप स्टोन, हैट स्टोन। हैट स्टोन मतलब क्या, तो ये प्लेन कॉन्वेक्स स्लैब जो है वो रखते थे ग्रुप ऑफ स्टोन्स के ऊपर, जो रॉक्स थे ना उसका ग्रुप था उसके ऊपर जो है, जो कि इसका जो स्क्वायर बेस है, देखो बेस क्या है, स्क्वायर है, ये रॉक्स के ग्रुप से, और ये बेस जो है स्क्वायर है उसके ऊपर जो है कॉन्वेक्स एक पत्थर रखा है। तो ये थे आपके केप स्टोन या फिर हैट स्टोन, जिसे टॉपिकल कहा गया है। फिल्म से पूछ सकते हैं टॉपिकल्स क्या थे, ओके। और ये जो है इसमें फ्यूनररी अर्न्स मतलब कि जलाने के बाद जो भी राख वगैरह बचती है उसको, और मोस्टली ये कोचिन वगैरह में मालवा रीजन में देखने को मिलेंगे। और ये जो है ना ये वाले, ये है आपके हुड स्टोन, ओके, कुडेक्कल्लू, ये क्या है कुडक, इसके ऊपर कुछ आपको स्लैब वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। और ये जो यहाँ पे स्लैब है कॉन्वेक्स, तो ये कैप स्टोन, ठीक है, और ये हुड स्टोन। आसान है और बोरिंग भी है, इसलिए मैं मतलब लेने वाला था, लेकिन फिर भी डिस्कस कर रहे हैं। मेनाहिर्स काफ़ी आसान है याद रखने में, मेनाहिर्स। और कभी कभी आरो जो ना घूम जाता है, ठीक है। तो मेनाहिर्स जो है ना ये सिंपल मोनोलिथिक पिलर, सिंपल मोनोलिथिक पिलर मतलब क्या, सिंपल मतलब सिंपल, जैसे ये मोनोलिथिक मतलब सिंगल, तो सिंगल पिलर है ये। मेनाहिर्स मतलब सिंगल मोनोलिथिक, सिंपल सिंगल मोनोलिथिक पिलर है ना, मोनो मतलब सिंगल, तो सिंपल मोनोलिथिक पिलर या फिर सिंगल पिलर्स जो कि पत्थर से बने होते हैं वो है मेनाहिर्स। काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले, ये मणिपुर के, ये जो है ना ये सारे के सारे मणिपुर में देखने को मिले। तो जो मेगालिथिक कल्चर है ना वो सिर्फ साउथ इंडिया में नहीं था, ईस्टर्न इंडिया में भी आपको देखने को मिलेगा, ओके। तो ये क्या थे, तो ये ग्राउंड से इरेक्टेड होते थे वर्टिकली, कुछ स्मॉल होते थे, जैसे कुछ बड़े होते थे इन साइज एंड हाइट। और दिस ऑल्सो हैव मेंशन इन एंशिएंट टेक्स्ट लाइक नदुकल जो एंशिएंट तमिल टेक्स्ट है इसमें भी आपको इनके बारे में जो है मेंशन हुआ, मतलब मेंशन वहाँ पे देखने को मिलेगा, जिक्र देखने को मिलेगा, मेंशन मतलब जिक्र देखने को मिलेगा मेनाहिर्स के बारे में। मेजोरिटी जो है वो केरला में देखने को मिलेंगे, बेलारू, रायचूर जो आपको पता है कर्नाटक वगैरह में आता है, और गुलबर्ग भी कर्नाटक में आता है। काफ़ी आसानी याद रखने के लिए मेनाहिर्स। डोलेमनॉइड सिस्ट, अभी डोलेमनॉइड सिस्ट ये है आपके गुफाओं की तरह, रेक्टेंगुलर और बॉक्स लाइक ग्रेव थे। ये जो रेक्टेंगुलर है ना, रेक्टेंगुलर या फिर बॉक्स लग रहा है, कोई बॉक्स होगा और यहाँ पे आके रख दिया होगा। और जो बने थे सेवरल ऑर्थोस्टैट से, ऑर्थोस्टैट मतलब कि ये जो है ना ऐसे, एक मिनट बता दो, अभी ये क्या है रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर जो है वो स्लैब है या फिर बॉक्स की तरह है, जो कि ऑर्थोस्टैट के ऊपर खड़े था। ऑर्थोस्टैट मतलब कि ये जो स्टोन स्लैब है ना, वर्टिकल स्टोन स्लैब, इसको बोला गया है ऑर्थोस्टैट। इसको क्या बोला है, ऑर्थोस्टैट, जिसके ऊपर अपर स्लैब होते थे स्टोन के, या ये स्क्वायर होते थे या रेक्टेंगुलर होते थे बॉक्स की तरह, जो कि आपके ऑर्थोस्टैट के ऊपर मतलब जो वर्टिकल पिलर्स थे, स्टोन पिलर्स, इसके ऊपर रखे जाते थे। और उसके ऊपर क्या था, एक तरीके से कवर था, अपर स्लैब ऑफ स्टोन, ठीक है, छत की तरह। इसमें फिर वो रखते थे जो भी उन्हें रखना है। और इनमें ये जो ब्यूरियल जो थे ना, ब्यूरियल्स के जो ऑर्गन्स वगैरह थे, जो राख वगैरह थी, इसके साथ काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब गुड्स वगैरह भी रखते थे, चीज़ें, ताकि उनको मरने के बाद भी काम आए। तो वो आफ्टर लाइफ वगैरह में मानते थे, देखेंगे हम आगे।
लास्ट है सर्न सर्कल। ये सर्न सर्कल मतलब कि पत्थरों को ऐसे मतलब सर्कल में रखा जाता था और बीच में यहाँ पे खड्डा वगैरह मतलब गड्ढा वगैरह खोद के यहाँ पे कुछ चीज़ें जो रखी जाती थी। तो मोस्ट पॉपुलर टाइप है ये मेगालिथ का, काफ़ी आसान था ना इसलिए मोस्ट पॉपुलर, नहीं मतलब इसी वजह से कि काफ़ी आसान था करना, कोई भी कर। और हो सकता है ये माना जाता है कि जो इस तरीके से थे ना सिंपल वाले, ये गरीब लोगों के थे, मतलब जो लोग ऐसे गरीब थे, जो लोग जिनका स्टेटस समाज में इतना ज़्यादा नहीं था, ठीक है, उनके ये सर्न सर्कल वाले थे, इसलिए मोस्ट पॉपुलर। क्योंकि ज़्यादा लोग तो गरीब होते हैं ना, काफ़ी कम लोग होते हैं जो मतलब इतना तामझाम करवाए और इतना ज़्यादा खर्चा करवाए, ठीक है। जैसे कि ये है ना आपके ये हो गए, ये मेहंदी भी आसानी है, तो ये हो गए, ये काफ़ी मतलब कोई भी करवा सकता है, मतलब ये कोई नहीं करवा सकता। वो जो हमने देखा था अभी सर्न सर्कल, और ये कोई भी करवा सकता है। तो हो सकता है ये कॉमन लोग के थे और ये कुछ स्पेशल लोग के थे। तो यही डिफरेंस है, जो डिफरेंस है ना मेगालिथ में, यही हमें बताता है कि सोसाइटी में, समाज में इनइक्वालिटी थी, और कोई तो भी पॉलिटिकल अथॉरिटी वगैरह भी होगी ये यहाँ पे। तो जो आसान होंगे वो हर लोग मतलब कोई भी कर सकता है, तो वो हो सकता है कॉमन लोग हो, और जो डिफिकल्ट होंगे वो आपके जो वेल्दी जो प्रेस्टिजियस लोग होते हैं उनके थे। तो ये क्या थे, कंसिस्ट ऑफ सर्कल स्टोन बोल्डर्स हैविंग पिट ब्यूरियल्स एट द सेंटर ऑफ दिस बोल्डर्स। मैंने बता दिया, काफ़ी आसान है। तो ये थे हमारे टाइप्स मेगालिथ्स के, जो कि हमने अभी डिस्कस किए। तो अभी हमें क्या देखना है, अभी हमें देखना है इन मेगालिथिक ब्यूरियल्स में एक्चुअली था क्या, ये क्या रखते थे मेगालिथिक मतलब मेगालिथ जो थे ना, इसमें क्या रखते क्या थे। तो ये जो मेगालिथिक ब्यूरियल्स थे, इसमें आपको वेरियस या फिर वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, जो कि आपको मतलब हिस्टोरियंस को हेल्पफुल है इन द स्टडी ऑफ मेगालिथिक कल्चर एंड द लाइफ ऑफ पीपल। क्योंकि अभी देखो किस तरीके से हेल्पफुल है ये। सबसे पहले तो ये जो वेरिएशंस है, मेगालिथ कुछ बड़े है, कुछ सिंपल है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि जो आसान होंगे, जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगे, जो ज़्यादा मतलब चीप होंगे बनाने में, वो कॉमन लोगों के होंगे। और जो ज़्यादा मतलब जिजेंटिक्स है, जो मैसिव्स है, जिसमें मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, लार्ज लेबर्स लगते हैं, आर्ट लगता है, क्राफ्ट लगता है, जैसे कि हमने देखा था वो डोलेमनाइट सिस्ट वगैरह, तो वो फिर वेल्दी लोगों के होंगे। तो हमें मेगालिथ जो है ना वो बता रहे हैं कि सोसाइटी किस तरीके से थी। उसके बाद यहाँ पे आपको वेराइटी ऑफ पॉटरी देखने को मिलेंगे। तो पॉटरी के बारे में आपको पता चल रहा है किस तरीके से पॉटरी को यूज़ करते थे, और पॉटरी के ऊपर कुछ डिजाइन्स थी, तो उससे भी आपको उनके बिलीफ्स के बारे में पता चल रहा है, बिलीफ सिस्टम क्या थी। वेपन्स वहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, तो फिर पता चल रहा है कि वेपन वो किस स्टोन से बनाते थे या मेटल से बनाते थे, कौन सा मेटल वो यूज़ करते थे, ठीक है। तो इन सब से आपको मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है जो इन्फॉर्मेशन है ना वो मेगालिथ जो है ना वो देते हैं। मेगालिथ मतलब जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं जो बनाए उन्होंने, जो ग्रेव्स है वो बनाए उनसे। कुछ ऑर्नामेंट देखने को मिलेंगे, जो जैसे कि टेराकोटा के बीड्स, सेमी प्रीशियस स्टोन से बने हुए बीड्स, गोल्ड से बने हुए बीड्स, कॉपर से बने हुए बीड्स, ईयर एंड नोज ऑर्नामेंट्स, एम्यूलेट्स, ये सब आपको देखने को मिलेगा। और इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो चीज़ें जैसे फूड वगैरह वो रखते थे, अदर स्टफ भी रखते थे, जो कि डे टू डे लाइफ में यूजफुल हो। तो ये बताता है कि वो आफ्टर लाइफ में मानते थे, ठीक है। रिलीजियस बिलीफ जो थे उनके, यहाँ से आपको पता चल रहा है। सो वी कैन से दैट द मेगालिथिक पीपल प्रोवाइडेड डेड द प्लेस, वो रहने के लिए जगह भी देते थे, मरने के बाद भी एक जगह रहो यहाँ पे, और कुछ चीज़ें भी देते थे इसेंशियल आइटम, ताकि मरने के बाद काम आए। तो काफ़ी ज़्यादा उनका लव एंड अफेक्शन था लोगों के लिए, रिस्पेक्ट थी लोगों के लिए, ये आपको पता चल रहा है, ठीक है। या तो वो पागल थे या फिर लव एंड रिस्पेक्ट थी, काफ़ी डेडिकेटेड लोग थे, ऐसा हम बोल सकते हैं उनके रिलेशनशिप के प्रति, लोगों के प्रति, ठीक है। तो ये तो हो गया मेगालिथिक कल्चर। दुनिया में यूनिक है मेगालिथिक कल्चर, इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में है मेगालिथिक कल्चर, और काफ़ी यूनिक कल्चर है, ठीक है। तो अभी हमें देखना है सोसाइटी एंड सेटलमेंट पैटर्न, जिसके ऊपर क्वेश्चन आया था सबसे पहले सिलेबस चेंज होने के बाद। जब ये सिलेबस में ऐड किया गया था ये टॉपिक जो था ना मेगालिथिक कल्चर वाला, तो जब ये टॉपिक ऐड किया गया था सिलेबस में, तब सबसे पहला क्वेश्चन यही आया था, मतलब उनके सोसाइटी के बारे में, सबसिस्टेंस पैटर्न के बारे में, और सेटलमेंट पैटर्न के बारे में। सोसाइटी के बारे में नहीं बोल सकता, लेकिन सबसिस्टेंस पैटर्न और सेटलमेंट पैटर्न के बारे में क्वेश्चन जो है वो आया था। तो देख लेते हैं, अब डिस्कस कर लेते हैं। सबसिस्टेंस पैटर्न तो हमने डिस्कस कर लिया है। 1 मिनट में पानी पी लेता हूँ। तो सोसाइटी इस तरीके से थी, मेगालिथिक जो सोसाइटी थी ना, वो ऐसा माना जाता था, एक मतलब हिस्टोरियंस ऐसा मानते थे, एक ज़माना था, एक वक्त था जो हिस्टोरियंस मानते थे मेगालिथिक सोसाइटी जो काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पे होमोजीनियस कल्चर देखने को मिलेगा। मतलब एक ही तरीके के लोग थे, मतलब उनका जो है ना क्या था, मतलब सोसाइटी में समानता थी, इक्वालिटी थी, इंडिपेंडेंट लोग थे, डिस्टिंक्ट कल्चर था, ये सब वो मानते थे। ये आरओ जो है ना हाइलाइटर, ये काफ़ी घूम जाता है। 1 मिनट।
ठीक है। तो ये वाला कौन सा ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। तो ये जो मेगालिथिक जो सोसाइटी थी ना, वो ऐसा माना जाता था एक वक्त पे हिस्टोरियंस के द्वारा कि ये एक डोमिनेंट फीचर था ऑफ होमोजीनस इंडिपेंडेंट एंड डिस्टिंक्ट कल्चर। मतलब एक तरीके से ये जो कल्चर था ना वो होमोजीनस था, मतलब यहाँ पे इक्वेलिटी थी, एक ही तरीके के लोग थे, एक ही तरीके का, मतलब कोई डिफरेंसेस नहीं थे, कोई वेरिएशंस देखने को नहीं मिलेंगे, ऐसा माना जाता था। लेकिन ये मीथ था जो कि आपको देखने को मिलेगा बाद में शैटर हो जाता है। दैट मीथ, दैट बिलीफ हैज़ बीन शैटर्ड, क्योंकि आपको वेराइटी ऑफ स्मॉल एंड लार्ज मेगालिथ देखने को मिलेंगे, जिसमें इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी फीचर जो उनके अलग अलग है, और जो क्लियरली आपको बताता है कि वहाँ पे डिफरेंसेस थे दैट माइट हैव एग्जिस्टेड इन द मेगालिथिक कल्चर एंड सोसाइटी, मेगालिथ्स के बेसिस पे। जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, कुछ मेगालिथ जो है वो रिलेटिवली ह्यूज देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े देखने को मिलेंगे, जो कि स्टूडेंट्स मानते हैं कि ये काफ़ी वेल्दी और काफ़ी प्रेस्टिजियस लोगों के होंगे। कुछ मेगालिथ जो थे, जो मैंने आपको दिखाया था, जैसे कि जो सर्न जो था ना, क्या थे, सर्न सर्कल सर्न क्या थे, हाँ ये वाले। तो ये जो है ना सर्न सर्कल, ये क्या है, ये काफ़ी सिंपल है, तो ये हो सकता है कॉमन लोगों के थे, तो ऐसा माना जाता है। ठीक है। तो ये जो मिथ था, सम हिस्टोरियंस, कुछ हिस्टोरियंस ऐसा मानते थे कि यहाँ पे होमोजीनियस कल्चर था, तो ऐसा कुछ नहीं है। इवन जो इलेबोरेट जो ब्यूरियल्स है ना, जैसे कि मल्टी चैम्बर, रॉक कट टॉम, ये जो है ना काफ़ी लिमिटेड है। और इसका क्या मतलब कि जो इलेबोरेट है, जो मल्टी चैम्बर है, जिसको बनाने में ज़्यादा खर्चा आता होगा, काफ़ी रिसोर्स मोबिलाइजेशन की ज़रूरत होगी, वो कौन लोग बनाते होंगे, वो वेल्दी पीपल, वेल्दी जो थे, प्रेस्टिजियस जो लोग थे वो बनाते होंगे। और ऐसे ही चैम्बर में जो मल्टी चैम्बर रॉक कट टॉम है ना, यहाँ पे आपको कुछ रेयर आर्टिफैक्ट देखने को मिलेंगे, जैसे गोल्ड और ब्रॉन्ज से बनी हुई। अब ये हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता ना, तो इससे आपको पता चल रहा है कि समाज जो है वहाँ पे बटा हुआ था। और ये आम बात है, समाज में इक्वलिटी होती है। इक्वलिटी होना ये यूटोपियन आइडिया है, ये परिकल्पना है, इक्वलिटी आ ही नहीं सकती पूरी तरीके से। हो सकता है आज जिन लोगों का आप समाज में मतलब ऊपर लाना चाहते हो वो आगे चल के ऊपर आ जाए, लेकिन जो बाकी के लोग हैं वो नीचे चले जाए। तो इनइक्वलिटी, ये एक मतलब इनइक्वलिटी जो एग्जिस्ट रहती है, होती है, इक्वलिटी यूटोपियन आइडिया। ऐसा आपको पता है किसने कहा है कि इक्वलिटी जो है एक यूटोपियन आइडिया है, ऐसा किसने कहा है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है अगर आपको पता है। ऑन द अदर हैंड मेनी ब्यूरियल्स आर सिंपल, कुछ सिंपल से हैविंग ओनली स्मॉल ऑन ब्यूरियल्स विद वेरी फ्यू आर्टिफैक्ट, जो कि आम लोगों के होंगे ज़्यादातर जो लोग फॉलो करते हैं। दिस डिफरेंट ट्रीटमेंट एट डेथ शो टू हिज और हर स्टेटस इन लाइफ टाइम एंड सोसाइटी। इससे आपको पता चला है कि जो व्यक्ति है उसका स्टेटस क्या था सोसाइटी में। अगर स्टेटस अच्छा था तो फिर काफ़ी इलेबोरेट और काफ़ी मल्टी चैम्बर रॉक्स होंगे और काफ़ी रेयर आर्टिफैक्ट देखने को मिलेंगे, गोल्ड और सिल्वर से या फिर ब्रॉन्ज से बने हुए। और अगर सिंपल ब्यूरियल्स है जिसमें काफ़ी फ्यू आर्टिफैक्ट देखने को मिलेंगे, काफ़ी कॉमन दिखेंगे, तो वो फिर समझ में आ गया आपको, आप इतने समझदार तो ही। द पीपल माइट हैव लिव्ड इन विलेजेस हैविंग साइजेबल पॉपुलेशन। अभी देखो सोसाइटी का सेटलमेंट पैटर्न में हमने अभी क्या देखा, अभी ब्यूरियल्स, डेड ब्यूरियल्स वगैरह के बारे में देखा यहाँ तक। एक मिनट हम इसको क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ तक हमने क्या देखा, हमने देखा डेड ब्यूरियल्स, मतलब जो ब्यूरियल जो सिस्टम थी, जो डेड को ब्यूरी करती थी, वो सिस्टम क्या थी सोसाइटी। इनइक्वलिटी थी, यहाँ से आपको पता चल रहा है। अभी हम देखना है उनके हाउसिंग पैटर्न क्या थे, हाउसेस कैसे थे, उनके विलेज लाइफ क्या थी। तो ज़्यादातर लोग जो विलेज में रहते थे, साइजेबल पॉपुलेशन थी, मतलब काफ़ी लोग, मतलब पॉपुलेशन काफ़ी अच्छी थी, ठीक ठाक पॉपुलेशन थी। और उनका जो इंक्लिनेशन था वो देखने को मिलेगा अर्बन लाइफ की तरफ, लेकिन ज़्यादातर आपको सिटीज़ जो है देखने को नहीं मिलेंगी। भले ही वो लोग सिटीज़ वगैरह डेवलप करना चाहते थे लेकिन की नहीं, क्योंकि वक्त नहीं मिला होगा ना, ये मेगालिथ्स इतने बड़े बड़े बनाने में ज़्यादा वक्त उनका चला जाता होगा। तो वी कैन ईजिली प्रेडिक्ट दैट द लार्जर नंबर ऑफ पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती थी। मतलब मेगालिथिक पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा थी फ्रॉम देयर मेगालिथ्स विच रिक्वायर मास नंबर ऑफ लेबर, क्योंकि ज़्यादा लेबर्स लगते हैं और मैसिव मोबिलाइजेशन ऑफ रॉक्स जो है ना इसके लिए। तो पॉपुलेशन काफ़ी बढ़िया थी, ऐसा मान सकते हैं हम, ऐसा बोल सकते हैं। फिर हाउसिंग पैटर्न क्या था, तो हाउसिंग जो पैटर्न था मेगालिथिक का काफ़ी सिंपल था। जो हाउसेस थे ना वो एक हट लाइक थी, हट मतलब जो हट समझ में आया हट क्या होता है, तो है ना झोपड़ी, हट मतलब झोपड़ी। तो थैच और रीड रूप से बने होते थे उनके घर, और वुडन पोस्ट वगैरह वो यूज़ करते थे, जैसे कि ये ऐसे। ये जो वुडन पोस्ट है ना इस तरीके से, पोस्ट होल बोला इन्हें, पोस्ट होल। तो ये यूज़ करते हैं, उसके ऊपर जो छत था, और यहाँ पे चारों तरफ क्या होगा, चारों तरफ होगा कोई मतलब वॉल, जो रीड रूफ्स हो गए, मतलब जो वॉल होगी ना वो बनाई होगी किसी भी मतलब वुडन चीज़ों से, है ना। तो ब्रह्मगिरी जो है ना, ब्रह्मगिरी एंड मस्की,
ब्रह्मगिरी और मस्की जो दो साइड है, यहाँ पे आपको सेवरल पोस्ट होल देखने को मिलेंगे इस तरीके से, विच शोज यूज ऑफ टिम्बर फॉर ऑर्डिनरी कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस। तो हाउसिंग पैटर्न भी काफ़ी सिंपल था, ज़्यादा कुछ ताम झाम करते नहीं थे, बस ताम झाम सिर्फ मेगालिथ्स को बिल्ड करने में ही, मतलब सारी एनर्जी, सारा पैसा, सब कुछ वो मेगालिथ्स बनाने में सब बर्बाद कर देते। उनको बड़ा मज़ा आता होगा वो बनाने में, इतने बड़े बड़े पत्थरों को लाने में। तो पता नहीं किस तरीके से लोग थे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न मतलब सेटलमेंट जो थी ना, वो उनका डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते किस तरीके से। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न जो है सेटलमेंट ऑफ मतलब जो सेटलमेंट थी, जो उनके जो विलेजेस थे, जो सिटीज़ थी, वो कहाँ पे जो है वो बोल सकते हैं हम लोकेटेड थी, कहाँ पे उन्होंने बनाई थी, कहाँ पे रहते थे, रिवर के पास रहते थे या फिर प्लेन एरिया में रहते। तो इसको बोलते हैं सेटलमेंट पैटर्न, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेटलमेंट। तो अगर आपको एग्जाम पूछा जाए कि सेटलमेंट पैटर्न क्या है, तो सेटलमेंट पैटर्न मतलब यही। ओके, सो वी कैन ऑब्जर्व दैट देयर इज कांस्टेंट इंक्रीज इन नंबर एंड साइज ऑफ सेटलमेंट ड्यूरिंग मेगालिथिक पीरियड। तो मेगालिथिक पीरियड में आपको यहाँ पे कांस्टेंट जो नंबर है, मतलब लोगों की संख्या बढ़ती हुई देखने को मिलेंगी, और साइज ऑफ सेटलमेंट मतलब विलेजेस बड़े बड़े हो रहे हैं, सिटी लाइफ इवॉल्व हो रही। देन प्रीसीडिंग प्रीहिस्टोरिक पीरियड मतलब आपका स्टोन एज और चालकोलिथिक फेज। ओके, अभी कुछ जो स्टूडेंट्स हैं इनका मानना है, मतलब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोशिश की कि जो फिनोमेना है जो कि जो साइज ऑफ सेटलमेंट बढ़ रही है और जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसको उन्होंने लिंक किया मेटेलिक रिसोर्स के साथ। मतलब जो आयरन अवेलेबिलिटी जो है, आयरन का जो खोज है, आयरन की जो खोज है वो हो चुकी थी, तो इसके साथ कुछ लोगों ने लिंक करने की कोशिश की है। ओके, उनका कहना है कि ये दो चीज़ें एक दूसरे पे ऊपर डिपेंडेड है। अभी किस तरीके से है ये हम आगे देखेंगे। तो द यूज ऑफ मेटल एंड द इफेक्ट इट कॉज ऑन द एग्रीकल्चर सिस्टम ग्रेटली अल्टर द सेटलमेंट पैटर्न आफ्टर स्टोन एज एंड कॉपर एज इन साउथ इंडियन हिस्ट्री। अब इसका क्या मतलब है कि जब मेटल की खोज हुई, आयरन की खोज हुई, तो जो एग्रीकल्चर था वो आसान हो गया, क्योंकि आयरन से बने हुए इंप्लीमेंट जो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी जो है वो देते हैं। तो ज़्यादा अगर प्रोडक्टिविटी होगी, एग्रीकल्चर जो है ज़्यादा डेवलप होगा, तो फिर ऑब्वियसली जो लोग हैं वो एक जगह पे रहेंगे, तो कम्युनिटी लाइफ इवॉल्व होगी। कम्युनिटी लाइफ अगर इवॉल्व हो रही है तो फिर शादियाँ होगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी, आम बात है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ हिस्टोरियंस ने इनको कनेक्ट करने की कोशिश की है, और ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इससे पहले भी, किस तरीके से एग्रीकल्चर स्टार्ट होता है तो फिर सेटलमेंट पैटर्न बढ़ती है, विलेज लाइफ इवॉल्व या फिर इमर्ज होती है, फिर सेकेंडरी एक्टिविटीज, टर्शियरी एक्टिविटीज, सिटी लाइफ वगैरह सब कुछ मैं डिस्कस कर चुका हूँ। सो दिस कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द फैक्ट दैट इफ वी एनालाइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द साइट, जो साइट्स डिस्ट्रीब्यूटेड है मेगालिथिक साइट, अगर आपको पता है, मतलब जो मैप अगर आपने देखा होगा फर्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में डिस्कस किया था, तो आपको पता चलेगा। आप अगर एनालाइज अच्छे से करते हो तो उनके जो मेगालिथिक जो कल्चर है ना, यहाँ के जो इनकी साइट है, ये ज़्यादातर आपको रिवर वैलीज में और एल्यूअल प्लेन्स में, मतलब फर्टाइल एरियाज में देखने को मिलेंगी। और कुछ जो है वो आपको या तो जो है ना कहाँ पे देखने को मिलेगी, जहाँ पे जो एनुअल प्रेसिपिटेशन है वो अराउंड 60 to 100 सेंटीमीटर पर ईयर है, मतलब जहाँ पे रेनफॉल का भी अच्छा है, जहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, क्रॉपिंग कर सकते हैं, एग्रीकल्चर को कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो सेटलमेंट है वो डिस्ट्रीब्यूट होती हुई देखने को मिलेंगी। जो पैटर्न है वो इस तरीके से है। और कुछ जो विलेज जो है ना, वो आपको बैंक, जो रिवर की बैंक है, मतलब कि नदी के किनारे वगैरह देखने को मिलेंगी, या फिर उसके आसपास 10-15 किलोमीटर के बीच में, क्योंकि तब कोई इतना डेवलप या फिर इतना एडवांस इरिगेशन सिस्टम, या फिर जो इरिगेशन सिस्टम बोल सकते हैं, मशीन्स वगैरह तो नहीं थी आज की तरह कि पानी को वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे। तो इसलिए वो ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे इजीली जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे मॉइस्चर होगा, या फिर जो रिसोर्सेज है, वाटर रिसोर्सेज, वो नज़दीक होंगे। तो ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेटलमेंट। तो सेटलमेंट पैटर्न किस तरीके से हमने डिस्कस किया, हमने सोसाइटी को डिस्कस किया, हमने हाउसिंग पैटर्न को डिस्कस किया, हमने मेगालिथिक ब्यूरियल्स जो थे उनमें क्या होता था ये डिस्कस किया, हमने टाइप्स देखे मेगालिथ के, हमने ट्रेड एंड एक्सचेंज देखा। तो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक वो क्या है, वो है रिलीजियस बिलीफ। उनके रिलीजियस बिलीफ किस तरीके से, इसको भी अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो इलेबोरेट आर्किटेक्चर है, मतलब काफ़ी बढ़िया बना हुआ है आर्किटेक्चर, इलेबोरेट मतलब सोफिस्टिकेटेड आर्किटेक्चर, उनके ग्रेव्स का, मतलब कि मेगालिथ्स ब्यूरियल्स का, और वहाँ से जो ग्रेव गुड्स मिले हैं और जो अदर मेटल्स भी मिले हैं और जो स्टोन ऑब्जेक्ट मिले हैं, इससे हमें काफ़ी कुछ पता चलता है उनके रिलीजियस बिलीफ के बारे में और उनके सोसाइटी के बारे में। तो सोसाइटी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, अभी रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्या वो सोचते थे, क्या उनका रिलीजन था, क्या वो रिलीजियस मतलब कौन से रिलीजन से बिलोंग। मैं अभी बताता हूँ आपको, जो रिलीजन है ना इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो अराउंड जब आपके मतलब
आर्यंस जब आए थे ना उसके बाद स्टार्ट हुआ। उसके पहले जो रिलीजन था वो जनरली मतलब नेचर को फॉलो करने वाले लोग थे, ट्राइबल लोग थे, तो ऐसा खास कोई रिलीजन नहीं था, कोई मतलब मुसलमान कोई हिंदू ऐसा ऐसा कुछ नहीं था। वो ट्राइबल लोग थे, वो नेचर लविंग लोग थे, रिलीजन डेवलप नहीं हुआ था। तो रिलीजियस बिलीफ जो थे मतलब कि वो जो उनकी श्रद्धा थी वो क्या थी वो हम बस डिस्कस कर रहे हैं। तो दे हैड अ ग्रेट वेनरेशन, वेनरेशन मतलब काफ़ी इज्जत करते थे, काफ़ी पूजा वगैरह करते थे वो फॉर डेड, जो डेड थे ना, जो मरे हुए लोग थे उनके लिए काफ़ी इज्जत थी उनके मन में। वो ये हमें कैसे पता चल रहा है, उनके एफर्ट से, उनके डेडिकेशन से। इतने बड़े बड़े पत्थरों लेके जा रहे हैं, स्टोन मतलब बना रहे, लोग घर नहीं बना मतलब वो रह रहे हैं हट्स में, झोपड़ियों में, और मुर्दों के लिए घर बना रहे हैं, है ना। इतने बड़े बड़े पत्थर लेके जा रहे हैं, उनको क्राफ्टिंग और कितना आर्ट लग रहा है, कितना जो डेडिकेशन है, कितना एफर्ट लगता है। तो इससे हम आपको पता चल रहा है कि मतलब जो डेट था उनके लिए उनके मन में कितनी इज्जत थी, कितना वो वेनरेशन मतलब था, है ना। तो ऐसा माना जाता है, मतलब वो मानते थे, हम नहीं, ऐसा नहीं, वो मानते थे। दे बिलीव दैट देयर इज ए लाइफ आफ्टर डेथ, मरने के बाद भी एक लाइफ होती है, ऐसा वो मानते थे। और इसीलिए वो सारी चीज़ें देते थे उन लोगों को। एक तो सबसे पहले जगह देते थे, एक जगह पे वो बनाते थे ना मेगालिथ्स वगैरह, ब्यूरियल बनाते, तो जगह, फिर जगह में फिर रहने के लिए रहने की जगह मिल गई, फिर खाने पीने की चीज़ें, पहनने की चीज़ें, ऑर्नामेंट सब देते थे। तो उनका लव एंड अफेक्शन जो डेट के लिए आपको पता चल रहा है। तो इस तरीके से मेगालिथिक कल्चर वाले काफ़ी अजीब लोग थे, पता नहीं मतलब अभी भी समझ में नहीं आ रहा है मुझे कि क्यों करते थे इतना सब कुछ। द बिलीफ इन एनिमिज्म, एनिमिज्म मतलब क्या होता है कि देखो, एनिमिज्म मतलब ये होता है कि जो एनिमल्स की जो बलि वगैरह दी जाती है ना उसको एनिमिज्म बोलता है, एनिमिज्म या फिर एनिमिस्टिक कल्ट उसे बोला जाता है। ओके, सो दे ऑल्सो ब्यूरिड एनिमल्स इन मेगालिथ्स, मेगालिथ्स में वो एनिमल्स को ब्यूरी करते थे। वो ये हमें कहाँ से पता चल रहा है, तो या तो एनिमिज्म मतलब कि वो एनिमल्स से प्यार करते थे, प्यार भी करते थे, मतलब एक मिनट में क्लियर कर लेता हूँ, मुझे थोड़ा यहाँ पे डाउट है एनिमिज्म के ऊपर, मतलब गलत बताने से अच्छा है मैं थोड़ा क्लियर कर लूँ, एक मिनट में देख लेता हूँ एनिमिज्म का क्या मतलब होता है। वेट फॉर सेकंड, एनिमिज्म तो एनिमिज्म मतलब बेसिकली क्या होता है कि आप हर चीज़ में, मतलब चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो मतलब जो इनएनिमेट जो ऑब्जेक्ट होते हैं, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट मतलब कि नॉन लिविंग थिंग या फिर जो नेचुरल फिनोमेना है, उसमें भी आप सोल मतलब आत्मा है ऐसा मानते हो, उसे कहा जाता है एनिमिज्म। मतलब हर चीज़ में आत्मा है ऐसा मानना मतलब एनिमिज्म, ठीक है। तो वो जो एनिमल्स थे ना, इनको भी काफ़ी ज़्यादा वो जो है क्या करते थे, लव एंड अफेक्शन उनके मन में था। तो एनिमल्स को भी वो प्रॉपरली ब्यूरी करते थे, जो डोमेस्टिक एनिमल्स वगैरह होंगे। और देखो वो एनिमल्स को ब्यूरी तो करते थे, लेकिन साथ साथ एनिमल्स जो है ना इनको मारते भी थे, मतलब एक तरीके से एज ए फ्यूनरल फीस्ट जो है ना, जैसे बलि का मतलब बलि वगैरह देते ना, तो उस तरीके से। तो एनिमिज्म जो है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, कहाँ पे, जो टेराकोटा पॉटरीज है या फिर जो फिगर्स है उसके ऊपर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स के डेकोरेशन, गार्लैंड वगैरह, मतलब जब बलि दी जाती है तो जो होता है ना हार वार पहना जाता है, तो इस तरीके से। और काफ़ी ज़्यादा वो उनकी श्रद्धा थी एनिमल्स में। तो यही होता है एनिमिज्म का मतलब। एनिमिज्म मतलब हर चीज़ में आत्मा है, सोल है, ये मानना, उसको एनिमिज्म कहा जाता है। तो ये था हमारा रिलीजियस बिलीफ के बारे में हमने डिस्कस किया। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, जिसमें हमने क्या क्या देखा, जिसमें हमने देखा सबसे पहले तो ट्रेड एंड एक्सचेंज के बारे में, फिर हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ मेगालिथ, जिसमें हमने रॉक कट, वुड स्टोन, मेनाहीट, डोलोमाइट, सर्न्स वगैरह। फिर ये मेगालिथिक ब्यूरियल्स में क्या क्या होता था ये हमने देखा। फिर सोसाइटी एंड सेटलमेंट पैटर्न के बारे में हमने डिस्कस किया, किस तरीके से इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है हमें पता चल रहा है। फिर सेटलमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से था, और रिलीजियस बिलीफ के बारे में। तो अभी हमारा बचता क्या है इस टॉपिक में, तो पॉलिटी बची है और मेगालिथिक कल्चर की लीगेसी, मतलब इसके बाद भी मेगालिथिक कल्चर आपको कहाँ पे कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं हम लीगेसी। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ आयरन इंडस्ट्री, जिसके ऊपर अभी तक क्वेश्चन आया नहीं लेकिन कभी भी आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो नेक्स्ट लेक्चर में तीनों टॉपिक हमारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर डिस्कशन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।